नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, सारे आइटम्स इनकम एक्सपेंसेस के जो रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं पीरियड के अंदर, वो इंक्लूड करेंगे डिटर्मिनेशंस ऑफ द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड करता है और परमिट करता है। अदरवाइज इसके अंदर कंप्राइज किया जाएगा फॉलोइंग कंपोनेंट, क्या क्या होंगे, और फॉलोइंग कंपोनेंट, और ईच को, हर एक को हमको डिस्क्लोज करके रखना पड़ेगा फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट या तो लॉस ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ के लिए, कोई भी एक्टिविटीज़ जो अंडरटेकन की जाती है एंटरप्राइज के द्वारा उसके पार्ट ऑफ द बिजनेस के लिए, such as the activities in which the enterprise engaged in furtherance of business incidental to or arising from this activities। एग्जाम्पल क्या आएगा, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज, मतलब रेगुलर परचेस सेल्स करते हैं वो। लॉस जो हो रहा है सेल्स ऑफ अनसोल्ड इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ दैट सीजन। ये सब क्या आएगा, हमारा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती है, तो इनकम एक्सपेंसेस जो अराइज किए जाते हैं इवेंट्स या तो ट्रांजेक्शन से जो क्लियरली अलग होते हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ से एंटरप्राइज के लिए। ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये रिकर हो रहे फ्रीक्वेंसी या तो रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली या तो रेगुलरली, ये बार बार बिजनेस के अंदर होते नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं जो उसको हम लोग को डिस्क्लोज करके रखना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वो पार्ट बनते हैं नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर दैट पीरियड के लिए। जो नेचर होता है और जो अमाउंट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करके रखना पड़ता है हमको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऐसे मैनर में जो इम्पैक्ट करेगा करंट प्रॉफिट और लॉस को, जो प्रिसी जो प्रिसीव्ड किया गया है। जो इवेंट या तो ट्रांजेक्शन जो क्लियरली डिस्टिंक्ट होते हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ से, एंटरप्राइज डिटरमाइन करता है नेचर इवेंट या तो ट्रांजेक्शन जिसके रिलेशंस में जो बिजनेस कैरिड आउट किया गया है। एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो जो लॉस सस्टेन किया जा रहा है रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक की वजह से जो लॉस आ रहा है हो रहा है, उसको हम लोग क्वालिफाइड कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बेसिस पे मैनी एंटरप्राइज, मतलब बहुत सारे एंटरप्राइज के लिए। लेकिन जो क्लेम पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है अर्थक्वेक के लॉस का, उसको हम लोग को क्वालिफाइड नहीं करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, किसके लिए, इंश्योरेंस एंटरप्राइज के लिए, यानी इंश्योरेंस के अंदर जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए वो क्लेम जो है जो अर्थक्वेक की वजह से पॉलिसी होल्डर को दिया जा रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, क्योंकि उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ का काम है वो। एग्जाम्पल देखते हैं, जो इवेंट या तो ट्रांजेक्शन्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कहलाते हैं बहुत सारे एंटरप्राइज के लिए, वो क्या है, तो अर्थक्वेक हो गया, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटरप्राइज हो गया। एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होते हैं, यहाँ पर जो इनकम्स या तो यहाँ पर जो इनकम्स एंड एक्सपेंस है वो विद इन प्रॉफिट या तो लॉस होते हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ के, और वो ऐसे साइज नेचर्स और इंसिडेंट्स के होते हैं जिसका डिस्क्लोजर ज़रूरी होता है एक्सप्लेन करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज फॉर द पीरियड। ये जो नेचर एंड अमाउंट है इसको हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करके बताना पड़ता है। सर्कमस्टेंसेस जो है जो देंगे, सर्कमस्टेंसेस जो है जहाँ पर हमको सेपरेट डिस्क्लोजर करके बताना पड़ेगा वो कौन से हैं इनकम एक्सपेंसेस। तो जो रिटर्न डाउन ऑफ द इन्वेंटरीज है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो कम करके हम लोग बता रहे हैं इन्वेंटरीज की, और जो रिवर्सल करके बता रहे हैं रिटर्न डाउन्स का, उसको हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। Restructuring of the activities of an enterprise, reversal of any provisions of the cost of restructuring, disposal of the items of the fixed asset, disposal of the long-term investment, legislative changes जो retrospective हो रहे हैं एप्लीकेशन के बेस पे, लिटिगेशन सेटलमेंट या तो अदर रिवर्सल्स ऑफ द प्रोविजंस। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड में क्या आता है, ऑर्डिनरी आइटम्स आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आता है, प्रायर पीरियड आइटम्स आता है, चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट आता है, और चेंजेस इन द पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसीज आता है। प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं, तो जो आइटम्स इनकम जो प्रायर पीरियड आइटम्स है वो क्या होते हैं, तो इनकम या तो एक्सपेंसेस जो अराइज होते हैं करंट पीरियड के अंदर
किसके रिजल्ट से जो एरर ओमिशंस किए गए थे प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक या एक से ज़्यादा प्रायर पीरियड के, जो एक या एक से ज़्यादा प्रायर पीरियड के जो एक या एक से ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन के अंदर जो एरर ओमिशन किए गए थे उसका रिजल्ट जो करंट पीरियड में आ रहा है, करंट पीरियड के इनकम एक्सपेंसेस के अंदर, उसको हम लोग प्रायर पीरियड बोलेंगे। एरर्स कौन से हो सकते हैं? एरर्स इस रिजल्ट से हो सकते हैं कि मैथमेटिकल मिस्टेक्स हो गई, मिस्टेक्स इन अप्लाइंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हो गई, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट हो गया, या तो ओवरसाइड हो गया। नेचर और अमाउंट जो है प्रायर पीरियड आइटम्स के उसको हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऐसे मैनर में जो इम्पैक्ट करेगा करंट प्रॉफिट और लॉस प्रिस्यूट करने के लिए, जिसका इम्पैक्ट होगा करंट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो प्रिस्यूट करेगा। प्रायर पीरियड आइटम्स क्या है? तो नॉर्मली इंक्लूड किए जाते हैं, प्रायर पीरियड आइटम्स नॉर्मली इंक्लूड किए जाते हैं इन डिटर्मिनेशंस ऑफ द प्रॉफिट और द लॉस करंट पीरियड के लिए। ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है इसका, कि इसको हम लोग बता दें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जब हम लोग डिटरमाइन करते हैं करंट नेट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी करंट नेट प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग डिटरमाइन करते हैं, वहाँ पर ही हम इसको बता दें, मतलब उसके नीचे बता दें, मतलब करंट प्रॉफिट एंड लॉस हमने निकाला उसके नीचे इसको लिख दे कि ये हमारा प्रायर पीरियड आइटम्स है। इन आइदर केस, इन दोनों केसेस में का तो वो कर लो ऊपर वाला कर लो, या तो ये नीचे बता दो करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। इन दोनों केसेस में ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बता सके इफ़ेक्ट ये आइटम्स की करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आ रही है। वो चेंजेस क्या है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर? एस्टिमेट्स जो है वो चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है? ये एक एस्टिमेट है जो रिवाइज्ड किया जाता है। एस्टिमेट्स में हैव टू बी रिवाइज्ड, एस्टिमेट्स को रिवाइज करना पड़ता है अगर कुछ चेंजेस अकर्ड हो रहे हैं सरकमस्टेंसेस में, बेस्ड ऑन दैट चेंजेस हमको एस्टिमेट्स करने पड़ते हैं। रिजल्ट जो होता है न्यू इन्फॉर्मेशंस का, मोर एक्सपीरियंस या तो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट की वजह से भी चेंज आता है। जो रिविजन्स है एस्टिमेट्स का, उसके नेचर्स का, वो हमको ब्रिंग नहीं करता या तो वो एडजस्टमेंट नहीं लाता विद इन द डेफिनेशंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और द प्रायर पीरियड आइटम्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, उसके नेचर एंड अप्रॉक्सीमेट्स जो हमको ज़रूरी है रिवीजन करने के लिए, एडिशनल इंफॉर्मेशंस को जानने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? तो इनकम या तो एक्सपेंसेस जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं आउटकम के बेसिस पे ऑफ कंटीजेंसी, कंटीजेंसी के आउटकम के बेसिस पे जो इनकम एक्सपेंडिचर्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, जो प्रीवियसली एस्टिमेट नहीं किया गया था रिलायबली, मतलब उसको प्रीवियसली रिलायबली एस्टिमेट नहीं किया गया था और वो कंस्टिट्यूट नहीं करते कि प्रायर पीरियड आइटम्स को, वो क्या बनेंगे? चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनेंगे। एग्जांपल देखेंगे तो सचिन ने परचेस किया है नया मशीन जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए, उसकी यूज़फुल लाइफ है 10 ईयर्स की, डेप्रीशिएशन चार्ज किया जा रहा है 10% ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पे हर साल। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद कैरिंग अमाउंट जो है वो 5 लाख की रह जाती है मशीन की। मैनेजमेंट ने रियलाइज़ किया गया है मशीन को कि वो वर्क करेगी और 2 साल, यानी 5 साल तो हो गए, अभी और 2 साल वर्क करेगी। मशीन जो है उसका डेप्रीशिएशन निकल के आ जाएगा 2.5 लाख। कैसे आया? तो 5 लाख को डिवाइड किया 2 से नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। इसको नोट किया जाएगा। दिस इज़ नॉट एन एग्जाम्पल, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है प्रायर पीरियड आइटम के लिए, लेकिन ये क्या है? चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है। इन द सेम एग्जाम्पल अगर हम लोग सपोज करते हैं कि कोई चेंज नहीं हो रहा यूज़फुल लाइफ ऑफ द मशीन के अंदर आफ्टर 5 ईयर्स, तो जो मैनेजमेंट है उसने अगर मिस्टेक कर दी है कैलकुलेशन करने के अंदर, डेप्रीशिएशन 5th ईयर का जो 10% 6 लाख के हिसाब से 60,000 हो रहा है, और उसको करना कितना चाहिए था? 1 लाख रुपये प्रोवाइड कर रहा था, 60,000 ही प्रोवाइड करके बैठा है। मतलब ये क्या हो गया? गलती कर दी, एरर्स ओमिशन हो गया। एरर ओमिशन मतलब प्रायर पीरियड आइटम्स हो गई है। नेक्स्ट ईयर के अंदर जो 6th ईयर के अंदर है उसके अंदर डिसाइड किया गया कि डेप्रिशिएशन अब हम लोग चार्ज कर देंगे 1,40,000। 1,40,000 के अंदर जो 1 लाख है वो करंट का है, और जो डेप्रिशिएशन जो है 40,000 का उसको हम लोग चार्ज, उसको भी हम लोग को चार्ज करना पड़ेगा 6th ईयर के अंदर।
वो प्रायर पीरियड आइटम्स है, उसको हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा प्रायर पीरियड आइटम्स है। एस 10 के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हिसाब से जो रेसिडुअल वैल्यू होती है यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट की, उसको हमको रिव्यू करके रखना पड़ता है एटलीस्ट कम से कम एक कम से कम ईच हर फाइनेंशियल ईयर के एंड पे। अगर एक्सपेक्टेशंस डिफॉल्ट करती है प्रीवियस एस्टिमेट से, तो जो चेंजेस है उसको हमको अकाउंट करने पड़ते हैं चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट से एज पर AS5, जो कि है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड द चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज। इफेक्ट जो होती है चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की, वो इंक्लूड की जाती है नेट प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करते समय। कौन सी होगी, तो जो पीरियड का चेंज है, अगर वो चेंज अफेक्ट कर रहा है पीरियड को, मतलब अगर चेंज है पीरियड के अंदर और वो अफेक्ट कर रहा है करंट पीरियड को, तो उसकी इफ़ेक्ट हमको बतानी पड़ेगी नेट प्रॉफिट और लॉस करंट पीरियड का जब हम निकालेंगे तब। जो पीरियड है चेंज का, पीरियड ऑफ चेंज एंड फ्यूचर पीरियड, अगर कोई चेंज इफेक्ट अफेक्ट कर रहा है दोनों को, यानी अगर पीरियड ऑफ चेंज या तो फ्यूचर पीरियड का भी कोई चेंज है, अगर उससे हमारे को करंट पीरियड के अंदर कुछ अफेक्ट आ रहा है, तो भी उसकी हमको इफेक्ट बतानी पड़ेगी चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के द्वारा। नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या इफेक्ट आ रही है वो बतानी पड़ेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, चेंज हो रहा है एस्टिमेट्स के अंदर अमाउंट ऑफ द बैड डेट्स के अंदर, जो रिकॉग्नाइज किया गया है इमीडिएटली, मतलब तुरंत ही, देयर आफ्टर उसके बाद अफेक्ट किया जाता है ओनली करंट पीरियड को। हाउएवर, लेकिन जो चेंज है एस्टिमेट के अंदर यूजफुल लाइफ का, वो डेप्रिशिएबल असेट्स के लिए है, जो अफेक्ट करेगा डेप्रिशिएशन करंट पीरियड का ईच पीरियड के अंदर ड्यूरिंग द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, यानी हर पीरियड के अंदर जो अभी यूजफुल लाइफ आएगी उसके अंदर जो इफेक्ट है चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, उसको हमको क्लासिफाइड करके रखना पड़ेगा सेम क्लासिफिकेशंस के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रीवियसली एस्टिमेट किया गया था। मतलब अगर प्रीवियसली ऑर्डिनरी था तो ऑर्डिनरी इस साल भी हमको करना पड़ेगा करंट ईयर में। अगर प्रीवियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था तो हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर ही क्लासिफिकेशन करके रखना पड़ेगा। इंश्योर करेगा कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट पीरियड्स के लिए। इफेक्ट जो है चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जो प्रीवियसली इफेक्ट जो है चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर जो प्रीवियसली इंक्लूड किया जाता है प्रॉफिट और लॉस ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ के लिए, वो इंक्लूडेड होगा सेम कंपोनेंट्स के अंदर जो नेट प्रॉफिट और लॉस है। इफेक्ट जो है चेंजेस की अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में, वो प्रीवियसली अगर इंक्लूड किया जा रहा है एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, अगर प्रीवियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बताया जा रहा है तो इस साल भी हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बताएंगे। जो नेचर और द अमाउंट है चेंजेस का अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, अगर वो मटेरियल इफेक्ट कर रहा है करंट पीरियड के अंदर, या तो एक्सपेक्टेड है कि मटेरियल इफेक्ट करेगा वो सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर, यानी फ्यूचर में भी अगर कोई मटेरियल इम्पैक्ट हो सकता है उसका, तो उसको हमको डिस्क्लोज करके बताना पड़ेगा। इफ़ इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल, अगर हम अमाउंट को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अगर इम्प्रैक्टिकेबल है कि हम लोग क्वान्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बता नहीं पा रहे हैं अमाउंट को, तो सिर्फ फैक्ट को डिस्क्लोज कर दीजिए। चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स है जो अप्लाई किए जाते हैं दोज प्रिंसिपल्स जो अडॉप्ट किए गए हैं एंटरप्राइज के द्वारा प्रिपरेशंस और प्रेजेंटेशंस करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो चेंज की जाती है कब, जब स्टैच्यू रिक्वायर करे, यानी जब अगर लॉ बोल दे, स्टैच्यू बोल दे कि आप अडॉप्ट कर लीजिए डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, या तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज रिक्वायर्ड बाय द स्टैच्यू। अगर स्टैच्यू ने बोला कि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी की ज़रूरत है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को। या तो कंप्लायंस करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, या तो एंटरप्राइज को ऐसा लग रहा है कि ये जो चेंजेस है उसके वजह से मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वो कर सकती है। फॉलोइंग आर नॉट चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। नीचे दिए गए दो जो नीचे दिए गए हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के चेंजेस नहीं है।
जो अडॉप्शन है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का इवेंट के लिए या तो ट्रांजैक्शंस के लिए जो डिफ़र करता है सब्सिक्वेंट सब्सटेंस जो डिफ़र करता है सब्सटेंस प्रीवियसली अकर्ड इवेंट या तो ट्रांजैक्शंस के लिए, यानी प्रीवियसली अगर कोई इवेंट या तो ट्रांजैक्शंस अकर्ड हुआ है और अभी हम लोग नया अकाउंटिंग पॉलिसीज़ या तो इवेंट नया अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉर द इवेंट या तो ट्रांजैक्शन कर रहा है जो डिफ़र्ड करेगा सब्सिक्वेंट जो डिफ़र करेगा सब्सटेंस फ्रॉम दी प्रीवियस अकरिंग इवेंट या तो ट्रांजेक्शन, तो उसको हम लोग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे। मतलब अभी हम लोग कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं जिसका इवेंट या तो जिससे इवेंट या तो ट्रांजेक्शन डिफर्ड करेगा जो हमने प्रीवियसली इवेंट या तो ट्रांजेक्शन करे थे उससे। एग्जाम्पल में देखते हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ द फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेजुएटी स्कीम एम्प्लॉयर के द्वारा इन प्लेस ऑफ द एड हॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू द एम्प्लॉयज़ ऑन द रिटायरमेंट। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। नया अडॉप्ट करना है नई अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉर इवेंट या तो ट्रांजेक्शन्स जो प्रीवियसली अकर्ड नहीं किए गए हैं या तो इममटीरियल है, तो ये भी हमारे लिए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ नहीं है। कोई भी चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में जो मटेरियल इफ़ेक्ट करेगा उसका हमको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जो इम्पैक्ट है एंड जो एडजस्टमेंट है रिज़ल्ट का और चेंजेस का अगर वो मटेरियल है तो उसको हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सोन करके रखना पड़ेगा पीरियड के लिए जो उस पीरियड के लिए जिस पीरियड में वो चेंजेस हुए हैं या तो रिफ्लेक्ट किए गए हैं। हमको इफ़ेक्ट बताना पड़ेगा उसके चेंजेस का। जहाँ पर हम लोग इफ़ेक्ट को एज सर्टेन नहीं कर पा रहे पूरा या तो पार्टली, तो हम लोग क्या करेंगे फैक्ट को बताएंगे। अगर चेंजेस जो किए गए हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में वो मटेरियल इफ़ेक्ट नहीं कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट पीरियड के, तो करंट पीरियड के, लेकिन रीजनेबली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मटेरियल इफ़ेक्ट होगा लेटर पीरियड में, मतलब फ्यूचर में हो सकता है उसका मटेरियल इफ़ेक्ट हो, तो फैक्ट जो है चेंजेस के उसको हम लोग को अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज करके रखना पड़ेगा उस पीरियड में जिस पीरियड में चेंज किया गया है और जिस पीरियड में चेंज अडॉप्ट किया गया है। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। फ्यूल सरचार्ज बिल्ड किया गया है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा प्रोविजनल रेट पे। फाइनल बिल फ्यूल सरचार्ज का कितना है 5,30,000 का। कौन से पीरियड के लिए अक्टूबर 2011 से लेकर सितंबर 2017 तक का, जो हमको रिसीव्ड हुआ है और हमने पेड कर दिया उसको फरवरी 2018 में। लेकिन जो ये बिल था वो उसकी अकाउंटिंग की गई 2018-19 में। कमेंट करके बताइए कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो की गई है कमेंट करिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की गई है उस पर, तो हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो फाइनल बिल को पेड कर दिया गया है फरवरी 2018 में, जिसका अकाउंटिंग किया गया है एनुअल अकाउंट ऑफ द कंपनी में जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 में। लेकिन जिसका रिज़ल्ट जो है वो एरर ओमिशंस की वजह से है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड की वजह से जिसका करंट ईयर में आ रहा है इफ़ेक्ट जो कि एंड हो रहा है 31 मार्च 2018। दिस मटीरियल चेंज, ये जो मटीरियल चेंज है वो अराइज किया गया है करंट पीरियड में, दैट इज़ जो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 में। इसलिए ये प्रायर पीरियड आइटम है एज़ पर AS5 के हिसाब से। AS5 जो प्रायर पीरियड आइटम्स है वो नॉर्मली इंक्लूड करता है डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट और द लॉस फॉर द करंट पीरियड। ऑल्टरनेटिव अप्रोच इसका क्या होगा कि हम इसको बता के रख दें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो हम डिटरमाइन करने वाले हैं करंट नेट प्रॉफिट और लॉस, मतलब करंट नेट प्रॉफिट और लॉस जो हम लोग बताएंगे उसके बाद इसको बता दें। इन आइदर केस, कोई भी केसेस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो इफ़ेक्ट है आइटम्स का वो हमको जो इफ़ेक्ट है सच आइटम्स का
वो हमको करंट प्रॉफिट एंड लॉस में दिख जाए। इट मे बी मेंशन दैट, ये हम मेंशन कर रहे हैं, ये हम मेंशन कर सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस अराइज हो रहे हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए, ये हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस अराइज किए गए हैं, मतलब जो एक्सपेंसेस किए गए हैं वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए। ऑल दो, लेकिन फिर भी एब नॉर्मल इन अमाउंट या तो इनफ्रिक्वेंट अकरेंस अगर कोई हो रहा है तो जो एक्सपेंसेस हैं वो नहीं क्वालिफाइड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को एज पर ES5। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो फैक्ट है कि पावर बिल जो अकाउंट किया गया है प्रोविजनल रेट पे, जो बिल किया गया है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा एंड जिसका फाइनल एडजस्टमेंट हो गया है, जब ये बिल रिसीव्ड किया जाएगा तो उसको मेंशन करना पड़ेगा एज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 एक मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने उसकी इन्वेंटरी को रोड डाउन कर दिया, मतलब कम कर दिया है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू से कितना, ₹5 लाख। क्या इसका सेपरेट डिस्क्लोजर ज़रूरी है? ऑल दो इन केस अंडर कंसिडरेशन, यानी कि भले ही अंडर कंसिडरेशन है, जो रिलेट नहीं करता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को, लेकिन जिसका नेचर्स और अमाउंट ये आइटम्स का रिलेवेंट है यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशंस एंड परफॉर्मेंस एंटरप्राइज का, जिससे वो लोग प्रोजेक्शन कर पाएंगे फाइनेंशियल पोजीशंस एंड परफॉर्मेंस को एंटरप्राइज की। AS5 जो है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड द चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी हमको बताता है क्या, कि जब आइटम्स इनकम या तो एक्सपेंडिचर विद इन प्रॉफिट और लॉस हो ऑर्डिनरी कोर्स एक्टिविटीज़ के लिए, और अगर वो सच साइज नेचर्स और इंसिडेंट्स के हो जहाँ पर डिस्क्लोजर ज़रूरी है एक्सप्लेन करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज फॉर द पीरियड, नेचर एंड द अमाउंट सच आइटम्स का हमको डिस्क्लोज करके रखना पड़ेगा सेपरेटली। सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर रिक्वायर्ड करता है सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ द आइटम्स ऑफ द इनकम या तो एक्सपेंसेस इन अकॉर्डेंस विद द AS5, इंक्लूड करेगा रिटर्न डाउन इन्वेंटरीज जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू की हिसाब से है। इसके अंदर हमको इंक्लूड करना पड़ेगा जो रिटर्न डाउन करी है इन्वेंटरीज जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से है, एज वेल एज जो रिवर्सल किया गया है सच रिटर्न डाउन वैल्यू का। सेकंड देखते हैं, एक कंपनी ने साइन किया गया एग्रीमेंट एम्प्लॉयज़ यूनियन के साथ 192022 में, यानी 1 सितंबर 2022 में, कि वो रिवाइज करेगी वेजेस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। कब से? 30/9/2021 से। क्या जो कॉस्ट है कंपनी की एडिशनल लायबिलिटी कॉस्ट टू, ये मतलब इससे क्या होगा, तो जो कॉस्ट होगी कंपनी की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब लायबिलिटीज़ कंपनी की इंक्रीज़ हो जाएगी 5 लाख रुपए पर एनम से। डिस्क्लोज़र क्या ज़रूरी है, जो अमाउंट पे करेंगे हम लोग 22-23 के अंदर, तो रिविजन्स ऑफ द वेजेस जो टुक प्लेस किया गया 1 सितंबर 2022 को, जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है 30/9/2021 से। इसलिए जो वेजेस पेएबल है हाफ ईयर के लिए 1/10/2021 से लेकर 31/3/2022 तक का, उसको हम लोग एरर या ओमिशन नहीं मानेंगे जब प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हैंस इसलिए जो एक्सपेंडिचर को प्रायर पीरियड आइटम्स नहीं मानेंगे। एडिशनल लायबिलिटीज़ जो है वो 7,50,000 की आएगी, जो कि कैसा है 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5, इसको हमको इंक्लूड करके रखना पड़ेगा करंट ईयर के वेजेस के अंदर। मेंशन भी करना पड़ेगा कि जो एडिशनल वेजेस है उसका एक्सपेंसेस अराइज हो रहा है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनीज, मतलब जो एडिशनल वेजेस है वो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ है जो अराइज हो रहा है कंपनी को। ये जो एक्सपेंसेस है ये क्वालिफाइड नहीं करता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, लेकिन AS5 जो है जहाँ पर आइटम्स
इनकम एंड एक्सपेंसेस जहाँ पर विद इन प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ के लिए, अगर वो उस साइज नेचर या तो इंसिडेंट्स के हैं जिसके लिए डिस्क्लोज़र ज़रूरी है, तो एक्सप्लेन करके रखना पड़ेगा हमको परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज उस पीरियड के लिए, नेचर एंड उसकी अमाउंट जो हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करके बतानी पड़ेगी। यानी नेचर साइज और जो बोलते हैं ना नेचर साइज और इंसिडेंट्स हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करके बताना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। एक कंपनी है जो फंड कर रही है, एक कंपनी फाइंड कर रही है कि उसकी इन्वेंट्री सीट जो 31/3/2021 को थी, उसमें 2 पेजेस की इन्वेंट्रीज वर्थ ₹14,50,000 जो है वो नहीं इंक्लूड की गई है। हमको बताना है कि कैसे हम लोग इसको डील करेंगे फॉलोइंग मेटल्स के अंदर। अकाउंट्स ऑफ ओमेगा लिमिटेड के लिए जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2022। ES5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड द चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफाइन कर रहा है। प्रायर पीरियड आइटम्स को क्या है वो, तो इनकम या तो एक्सपेंसेस जो अराइज किए गए करंट पीरियड में जिसका रिजल्ट है एरर्स या तो ओमिशंस इन प्रिपरेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन या तो मोर प्रायर पीरियड, जो किसका रिजल्ट है एरर ओमिशन जो हमने किए गए थे प्रिपेयर करने के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक या तो एक से ज़्यादा पीरियड के, एक या तो एक से ज़्यादा प्रायर पीरियड के। रेक्टिफिकेशंस ऑफ द एरर्स जो है इन्वेंटरीज वैल्यूएशंस के अंदर वो प्रायर पीरियड आइटम्स है एज पर ES5। सेपरेट डिस्क्लोजर्स हमको ज़रूरी है करना क्योंकि वो प्रायर पीरियड आइटम्स है एज पर ES5। इलस्ट्रेशन 4 एक्सप्लेन करना है हमको कि फॉलोइंग जो भी हमको दिया गया है वो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं है एज पर ES5। इंट्रोडक्शंस किया जा रहा है फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेजुएटी स्कीम को एम्प्लॉयर के द्वारा, किसके प्लेस में, एड हॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू द एम्प्लॉयज़ ऑन रिटायरमेंट के प्लेस में। तो ES5 जो नेट प्रॉफिट या तो लॉस है फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स या तो चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जहाँ पर अडॉप्शन हो रहा है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का इवेंट या तो ट्रांजेक्शन्स के लिए जो डिफर्ड करेगा सब्सटेंस प्रायर जो डिफर्ड करेगा सब्सटेंस फ्रॉम द प्रीवियसली अकरिंग इवेंट या तो ट्रांजेक्शन्स, वो कंस्टिट्यूट नहीं करता चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब अगर पहले से कोई पहले से कोई इवेंट या तो ट्रांजेक्शन चल रहा था और उसको खाली सब्सटेंस कर रहा है, डिफर्ड कर रहा है अडॉप्ट करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का इवेंट या तो ट्रांजेक्शन्स, तो उसको हम लोग चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे। अकॉर्डिंगली जो इंट्रोडक्शंस है फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेजुएटी स्कीम का एम्प्लॉयर के द्वारा इन प्लेस ऑफ द एड हॉक ग्रेशिया पेमेंट्स एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू द एम्प्लॉयज़ ऑन द रिटायरमेंट, उसको हम लोग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे। मैनेजमेंट ने डिसाइड करा है कि वो पे करेगा पेंशन एम्प्लॉयज़ को जो रिटायर हो रहे हैं जिन्होंने कंप्लीट किए सर्विस 5 साल की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये जो एम्प्लॉयज़ है उनको पेंशन मिलेगा 20,000 पर मंथ। अर्ली यानी पहले ऐसी कोई स्कीम नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सिमिलरली जो अडॉप्शंस है न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी वो क्या है, वो इवेंट या तो ट्रांजेक्शन्स है जो पहले अकड़ नहीं किए गए थे या तो जो दैट और या तो वो इममटीरियल नहीं है या तो वो इममटीरियल है, दैट वर इममटीरियल या तो वो इममटीरियल है, तो उसको हम लोग ट्रीट करेंगे, तो उसको हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब जो अडॉप्शन की गई है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर फॉर द इवेंट या तो ट्रांजेक्शन्स जो प्रीवियसली अकर्ड नहीं की गई थी या तो जो इममटीरियल है उसको हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी।